Guys, welcome to my channel. सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Business Analytics Unit 5, that is Predictive and Textual Analytics. ये वाली यूनिट का थ्योरी का वेटेज 25 मार्क्स है. सबसे ज़्यादा मार्क्स की थ्योरी इस वाली यूनिट से आएगी. सो प्लीज़ मेक श्योर इसकी सारी जितने भी टॉपिक्स है इसको आप थोरली लर्न करो. तो इसके अंदर बेसिकली चीज़ें हैं जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स है, कॉन्फिडेंस एंड प्रेडिक्शन इंटरवल है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, heteroscedasticity, multicollinearity, basics of textual data analysis, उसका significance, application challenges, introduction to textual analysis using R, and I have some methods and techniques of textual analysis जो कि है text mining, categorization and sentiment analysis. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बेसिकली एक प्रोसेस होता है दैट मेक्स इन्फॉर्म प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा है हम उसको एनालाइज करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम उससे प्रिडिक्शंस बना सके फ्यूचर इवेंट्स को लेके. ये टेक्निक यूज़ कर इसके अंदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं जैसे डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मशीन लर्निंग एंड एआई. इट हेल्प्स बिजनेसेस टू मेक स्मार्टर डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़. जो भी हम अगर अपना पास्ट डेटा एनालाइज करेंगे उससे हमने देखा है कि पास्ट में कोई भी हमें दिक्कत हो रही है तो हम उसके बारे में थोड़ा और कॉशियस रह सकते हैं कि फ्यूचर में अगर वैसा कुछ होएगा तो हमें इसे कैसे डील करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, फर्स्ट इज मार्केटिंग. हम इसमें ये देख सकते हैं कि थ्रू हिस्टोरिकल डेटा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, एक पर्टिकुलर मार्केटिंग को लेके वो कैसे रिएक्ट कर रहा है. तो कस्टमर बिहेवियर प्रिडिक्शन, इट ऑल्सो लीड्स टू सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग ऑफ हाई वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी. नेक्स्ट इज रिटेल. इट हेल्प्स इन पर्सनलाइज शॉपिंग, प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन इन इन्वेंटरी प्लानिंग. जिसके अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का वो कैसे उनके लिए एडवर्टीजमेंट आपको करनी है, या आपने देखा होगा आपको पर्सनलाइज मेल्स आती हैं कुछ कुछ कंपनी से रिगार्डिंग द देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग. इसमें आता है हमारा मशीन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट फेलियर प्रिवेंशन एंड स्मूथ लॉजिस्टिक्स. कोई भी मशीनरी है उसको कैसे हैंडल करना है, या पास्ट में हमने कोई गलती कर दी थी ताकि जिससे वो मशीन ख़राब हो गई थी तो हम वो सब देख के हमारा अभी फ्यूचर में प्रेजेंट में जो भी है उसको चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमें दिक्कत ना हो. नेक्स्ट इज फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, रिस्क असेसमेंट. यही बेसिक चीज़ें आएंगी इसमें. नेक्स्ट इज हेल्थ केयर, पेशेंट केयर पर्सनलाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स फॉर टाइमली इन्वेंशंस. इसके अंदर हमने एक चीज़ और देखी होगी जो हमारे बिग डेटा की एप्लीकेशंस थी और जो हमने यूनिट 1 में कवर किया था, ये बेसिकली सब वही चीज़ें हैं इसकी जो एप्लीकेशंस में आती हैं. नाउ मूविंग टू सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या करता है, हमें दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल आप टी और शुगर लेते हैं तो टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर टी की सेल्स बढ़ेगी तो उससे हमारी शुगर की सेल्स भी बूस्ट होगी, तो हमारा शुगर है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसी के बीच में जैसे अगर हम कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं. एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड दैट इज यूज्ड टू एग्जामिन अ or predict quantitative relationship between two continuous variables, one independent variable called predictor x and other dependent variable called response y. तो इधर हमारा जो t है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम बोलेंगे प्रिडिक्टर, और जो हमारा शुगर है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स. अब इसको मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस ई. जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है प्रेडिक्टर. ई एंड में जो आता है वो होती है एरर टर्म. इसमें हमारा कोई भी अगर एरर आता है तो हमें इसे ऐड करना पड़ता है. जब बीटा 0 होता है, बीटा 0 को हम बेसिकली बोलते हैं इंटरसेप्ट. अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो टी की सेल्स है, हमारी टी की सेल्स 0 है, लेकिन टी की सेल्स 0 है उस टाइम भी हमारी जो शुगर की सेल्स हैं वो कुछ तो हमारी शुगर की सेल्स होगी ना. ऐसा तो है नहीं कि टी की सेल्स नहीं है तो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की सेल्स ही नहीं होगी. तो बीटा 0 इज द इंटरसेप्ट वेयर वैल्यू ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब वैल्यू 0 होगी तो हमारी y की क्या वैल्यू होगी, वो होता है बीटा 0. और बीटा 1 होता है स्लोप. स्लोप बेसिकली चेंज इन y फॉर 1 यूनिट चेंज इन x. मतलब अगर 1 यूनिट चेंज आएगा x के अंदर जाके हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारा y के अंदर कितना चेंज आएगा.
इसका की यूज़ क्या होता है, प्रिडिक्ट हाउ वाई चेंजेस विद चेंज इन एक्स। जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे कंपनी चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी प्रिडिक्ट करे बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने मान लिया हमारी बेस सैलरी 25,000 है विद जीरो एक्सपीरियंस, किसी बंदे को अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ही कॉन्सिक्वेंटली 5,000 ऐड होता जा रहा है। तो हमारी जो सैलरी है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपीरियंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सैलरी इज इक्वल टू 25,000 जो बेस सैलरी है जो 0 ईयर्स एक्सपीरियंस पे है, प्लस 5,000 जो स्लोप है जो कि एक्सपीरियंस के साथ बढ़ रहा है इनटू एक्सपीरियंस। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इसमें अगर एक एग्जांपल डाल देंगे तो ये एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्फिडेंस एंड प्रेडिक्शन इंटरवल। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल होते हैं, दोनों ही क्रिटिकल टूल्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट और प्रिडिक्शन के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करने के लिए ये दोनों चीज़ें हमें एक एक रेंज का इंडिकेशन देती हैं कि ट्रू वैल्यूज़ कौन सी रेंज में लाई करेंगी। जैसे कोई भी रेंज हो सकती है, जैसे 18 to 20 के अंदर लाई करेंगी ऐसा। लेकिन स्टिल देयर लाइज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रेडिक्शन इंटरवल। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। Both of them gives a quantitative indication of ranges in which the true values are expected to lie, yet they have different usage. They play an important role in interpreting and evaluating the regression model. They provide insight into accuracy of parameter estimates and the range within which the individual predictions are likely to fall. सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स द रेंज विद इन विच the true mean of dependent variable y lies for a given independent variable x with a given confidence level that is typically 95%। बेसिकली ये हमें बताता है, एक ऐसी रेंज देता है जिसके अंदर जो ट्रू मीन है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो लाई करेगी। अब इसके अंदर देखें तो दिस रिफ्लेक्ट्स द अनसर्टेनिटी इन द मीन प्रेडिक्शन। अब जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसी की वजह से तो हमारे रेंज क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इज जो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नैरोअर देन प्रिडिक्शन इंटरवल इंडिकेटिंग ग्रेटर प्रिसीजन। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसके अंदर कम वैल्यूज होती हैं प्रिडिक्शन इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि प्रिडिक्शन में हम ज़्यादा वैल्यूज लेते हैं, इसीलिए जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो नैरोअर होता है। अब इसी के अंदर अगर डिफरेंस पूछ लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हम दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, सेकंड में हम ये लिख देंगे कि सी आई इज नैरोअर और प्रिडिक्शन इंटरवल इज वाइडर देन दिस। Now talking about what are the factors that affect CI. सैम्पल साइज, जितना ज़्यादा सैम्पल साइज होगा उतना कम हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होएगा। और नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस लेवल, इसमें भी सेम कि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उतना कम हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि ये इतने से इतने के बीच में ही हमारी वैल्यूज आएंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। डेटा वेरिएबिलिटी, इसके अंदर भी यही होता है कि जितना कम डिफरेंस होएगा वैल्यूज के अंदर उतना ही हमारा छोटा कॉन्फिडेंस इंटरवल होएगा। नेक्स्ट इज मॉडल फिट, जितना ज़्यादा हमारा मॉडल फिट होगा कि सही मॉडल हमारा वर्क करेगा उतना ही कम हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग प्रिसीजन, प्रिसीजन को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। सेकंड इज इन्फरिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि क्या क्या हमारे पैरामीटर्स हो सकते हैं पॉपुलेशन के। थर्ड इज मॉडल वैलिडेशन, कि हमारा मॉडल कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, वो वैलिड आंसर्स दे रहा है कि नहीं। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग, पूरे जो कंक्लूजन के बाद जो भी हमारा डेटा आता है उससे हम क्या डिसीजन ले पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें उसमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज प्रिडिक्शन इंटरवल। Prediction intervals predicts the range where an individual value of dependent variable, that is y, is likely to fall for a given x with confidence level that is typically 95%। ये बेसिकली हमें वो वैल्यू रेंज देता है जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो लाइकली टू फॉल है, कि कहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू है वो कहाँ फॉल करेगी। इसके अंदर जो की डिफरेंस होता है सी आई से वो होता है इट्स इंक्लूड्स रेसिडुअल एरर। जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसके अंदर सी आई नहीं होता है एंड इट इज वाइडर देन सी आई ड्यू टू इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। अब अगर हम इसमें थ्री की डिफरेंसेस देखें तो फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज कि सी आई इज नैरोअर और प्रिडिक्शन इंटरवल्स आर वाइडर। थर्ड इज सी आई के अंदर रेसिडुअल एरर ऐड नहीं होता है लेकिन प्रिडिक्शन इंटरवल्स के अंदर रेसिडुअल एरर होता है।
Now talking about what are the uses of prediction interval. It helps in forecasting individual outcomes. सेकेंड इज क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी है तो उसके अंदर हम ले सकते हैं. थर्ड इज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग तो एक ऐसा पॉइंट है जो आप बिजनेस एनालिटिक्स के किसी भी चीज़ के फीचर्स और यूजेस में लिख सकते हो, क्योंकि इन सब से बेसिकली हमारा वर्क क्या होता है कि जो भी डेटा इनसाइट हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे हम एक डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन निकाल सकें कि जिससे हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो. अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसी का एक एक्सटेंशन होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, उधर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट इधर दो और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लिया, अगर टी, अब जो शुगर है, अब टी की अगर सेल्स बढ़ेंगी तो भी शुगर की सेल्स बढ़ेंगी, अगर कॉफी की सेल्स बढ़ेंगी तो भी शुगर की सेल्स बढ़ेंगी. तो इसके अंदर हमारा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे अब टी और कॉफी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वही रहा, एक शुगर. अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. In multiple linear regression, the dependent variable is predicted using a linear combination of multiple independent variables. This method can be very helpful when we want to understand the influence of several independent factors on a single outcome or a target variable. इसके अंदर आप बेसिकली आपको यही चीज लिखनी है जो हम सिंपल रिग्रेशन में क्या लिखते थे कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल. इधर हम क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अगर देखें तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का हमारा क्या था, y इज इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर टर्म. बट इधर क्या है, इधर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है तो इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस ये चलता जाएगा बीटा एन एक्स एन तक, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे प्लस एरर. अब सेम y इज इक्वल्स टू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिससे हमने लिया अगर टी कॉफी, जिससे और डिपेंडेंट वेरिएबल लेट हमारा शुगर है. बी जीरो इंटरसेप्ट है कि अगर टी की भी सेल्स नहीं हो रही, कॉफी की भी सेल्स नहीं हो रही, तो शुगर की क्या सेल्स है, तो वो हमारा बी जीरो, दैट इज इंटरसेप्ट. नेक्स्ट इज बीटा वन बीटा टू से बीटा एन तक, दीज आर द कोफिशिएंट्स. एंड ई इज द एरर टर्म जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी डिस्कस किया था. मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस होती हैं ये कुछ assumptions फॉलो करती हैं. अगर ये assumptions हमें चाहिए होती हैं फॉर अ वैलिड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल. फर्स्ट इज लिनियरिटी. इसका मतलब होता है जो रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होना चाहिए. सेकेंड इज इंडिपेंडेंस. ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों आपस में लिंक नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं अगर टी और कॉफी ले रही हूँ वो दोनों डिफरेंट चीजें, आपस में लिंक नहीं है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज होमोस्कैडिसिटी. इट मीन्स कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स. इसके अंदर एक बार इसको यहीं पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसके, क्योंकि आगे जो जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी इसमें हेट्रोस्कैडिसिटी आएगा, उसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि होमोस्कैडिसिटी क्या होता है. तो बेसिकली इसके अंदर जो कांस्टेंट एरर टर्म्स का जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए सारी टर्म्स के लिए. फोर्थ इज नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स. रेसिडुअल एरर्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो भी हमारे एरर्स आ रहे हैं जो कि हमारी एग्जाम ने जो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज और जो एग्जामिन्ड वैल्यूज हैं उन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. नेक्स्ट इज नो मल्टीकोलिनियरिटी. अब मल्टीकोलिनियरिटी भी क्या होता है ये भी आगे जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा उसके अंदर ये भी डिटेल में आएगा. बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब उन दोनों में ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए. Now next is interpretation of regression coefficients. First is regression coefficients describe how each independent variable that is predictor affects the dependent variable that is outcome.
ये वही, ये तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में देख लिया है। बेसिकली इसमें हमें इंटरप्रेट करना है, जो भी ऊपर मैंने समझाया है ये मैंने उसको बस राइट डाउन किया है। Next is the intercept beta 0 is the expected value of dependent variable when all the predictors are 0. इसका वही मतलब है कि अगर टी की सेल्स नहीं हो रही है तो शुगर की सेल्स उस टाइम पे क्या होगी. It may not always make real world sense but mathematically defines the model's baseline. अब वैसे ये रियल वर्ल्ड में हम देखें तो ये नहीं होता है कि हमारी टी की सेल्स ही नहीं हो रही और शुगर की सेल्स हो रही है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इसको हम लिखते हैं ताकि हमारे मॉडल की बेसलाइन बनी रहे. फिर आता है इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द कोएफिशिएंट बीटा 1 is the slope showing how much dependent variable changes for one unit change in the independent variable. ये हमने ऊपर डिस्कस किया. अब अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट है इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी. पॉजिटिव कोएफिशिएंट है तो इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट जाएगी. थर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट्स इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, कि दो दो जो भी हमारे वेरिएबल से हमने कुछ भी लिया है उन दोनों का स्ट्रेंथ क्या है. फोर्थ पॉइंट इज अ larger positive value means a stronger effect of x on y. जितना बड़ा हमारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट की हमारी जो जितनी वैल्यू आएगी उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है x और y के बीच में. Now talking about multiple linear regression. Multiple linear regression interpretation is more complex when we compare it with the simple linear regression. Obviously अगर उधर independent variables ज़्यादा होंगे तो थोड़ा interpretation complex हो सकता है. As each coefficient reflects the effect of its variable after controlling for other variables in the model. इसका यही मतलब है कि अलग अलग कोएफिशिएंट एक अलग अलग चीज बताएगा क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे. Now talking about statistical significance of coefficient, that is p-value. Coefficients must be assessed with p-values to determine reliability. They have to be seen in context of other statistical tests like p-values. अब जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर उनको खाली उनसे नहीं देख सकते हैं तो हमें उसके लिए अदर टेस्ट भी रन करने पड़ते हैं जैसे पी वैल्यू. पी वैल्यू इंडिकेट करता है कि जो हमारा एक्स है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका कितना सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल वाई पे. अगर हम सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं तो दैट इज टिपिकली 5%. अगर हमारी पी की वैल्यू लेस देन 5% है दैट मीन्स स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एक्स इन्फ्लुएंसेस वाई. लेकिन अगर पी की वैल्यू 5% से ज्यादा है या उससे इक्वल है तो इसका ये मतलब होता है कि नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. इट मीन्स इनसफिशिएंट, देयर इज अ इनसफिशिएंट एविडेंस दैट एक्स इफेक्ट्स वाई. तो अगर p वैल्यू लेस देन 5% है तो इसका मतलब देयर इज एविडेंस कि x इन्फ्लुएंस करता है y को, बट अगर वो उससे इक्वल है या ज्यादा है इसका मतलब देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस फॉर इट. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हेटेरोस्कैडेसिटी. अब इसके अंदर हम अगर जो रेसिडुअल्स की बात करते हैं, रेसिडुअल्स बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज. फॉर एग्जांपल एक चीज के लिए मैंने फर्स्ट केस की मैंने प्रेडिक्टेड वैल्यू अज्यूम करी थी 10, सेकेंड वाली की मैंने प्रेडिक्टेड वैल्यू अज्यूम करी 12 और इन्हीं की मैंने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑब्जर्व करी, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकली वो निकली 12 और 14. तो दोनों में डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो मतलब जो भी हमारा रेसिडुअल्स हैं दोनों 2 हैं, तो 2 ये कांस्टेंट है. बट अगर इसी के अंदर अगर मैं कर दूं कि हमारी प्रिडिक्टेड दोनों का डिफरेंस एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, दैट इज नॉट कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द लेवल्स. दिस इज व्हाट हेट्रोस्कैडेसिटी इज. अगर ये वाला डिफरेंस दोनों के बीच का जैसे 2 आ रहा है, 3 या कुछ भी नंबर जो कांस्टेंट है हर एक वैल्यूज के लिए, तो वो होता है होमोस्कैडेसिटी. बट अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब है हेट्रोस्कैडेसिटी. अब जो हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखा था उसके अजम्पशंस के अंदर होमोस्कैडेसिटी था. इसका मतलब जो भी डिफरेंस था, जो भी रेसिडुअल एरर्स थे उसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए. अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. हेट्रोस्कैडेसिटी की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से याद कर लो. हेट्रोस्कैडेसिटी refers to the situation in regression analysis where the variance of residuals or errors
that is difference between observed and predicted values is not constant across all the levels of independent variable. जैसे मैंने बताया हो सकता है 2 है एक में 5 है एक में 10 है, तो वो सिचुएशन होती है हेटेरोस्कैडेसिटी. इट मीन्स that whenever the value of independent variable is changed, the spread of residual also varies. जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं कुछ चेंज हो रहा है कहीं कुछ चेंज हो रहा है. In a properly specified regression model, the residuals are expected to have constant variation. A condition called homoscedasticity, जो मैंने ऊपर अभी explain भी किया और जो हमारी multiple linear regression की assumptions के अंदर भी था. When this condition is violated, heteroscedasticity occurs, which influences with the estimation of standard error of the coefficients, potentially impacting the reliability of the model's results. It can lead to incorrect conclusions about the predictor's significance, undermining the regression model's validity. अब हेट्रोस्कैडेसिटी से क्या हो सकता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन्स आ सकती हैं क्योंकि आपका जो रेसिडुअल्स है उनमें डिफरेंस इतना ज़्यादा है, कांस्टेंट नहीं है, और इससे हमारी जो मॉडल की वैलिडिटी है वो भी कम हो सकती है. नाउ अगर हमें विजुअली डिटेक्ट करना हो हेट्रोस्कैडेसिटी तो हम कैसे करेंगे. ये बेसिकली एक फनल लाइक शेप बनाता है. अगर हम इसका ग्राफ देखें तो दैट इज नैरोअर एट द एंड, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और वाइडर एट द अदर एंड्स. एक बार इसे रीड भी कर लेते हैं. Heteroscedasticity can be visually detected by examining the residuals of a regression model. Patterns in the residual plots may indicate heteroscedasticity. ये जो डॉट डॉट्स हैं ये हमारे हेट्रोस्कैडेसिटी शो कर रहे हैं. A scatter plot of residuals versus predicted value often reveals heteroscedasticity. If the residual form a funnel-shaped pattern that is narrow at one end and wider at other, heteroscedasticity is likely present. अगर कहीं भी आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है स्कैटर प्लॉट में तो वो हमारा हेट्रोस्कैडेसिटी डिपिक्ट करता है. नेक्स्ट चीज है जो है वो है मेथड टू एड्रेस हेट्रोस्कैडेसिटी इन रिग्रेशन मॉडल्स. ये हमने जब प्रैक्टिकल किया था उस चीज में भी देखा होगा कि अगर हमें रिग्रेशन मॉडल के अंदर हेट्रोस्कैडेसिटी को एड्रेस करना होता है तो हम एक लॉगरिथमिक फंक्शन लगा देते हैं. हम बेसिकली लॉग्स यूज करते हैं वहां पे. ऐसे रीड कर लेते हैं. वन कॉमन मेथड इज टू एड्रेस हेट्रोस्कैडेसिटी इन द रिग्रेशन मॉडल इज टू अप्लाई लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन और अदर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ. हम एक क्या तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे लॉग फंक्शन लगा दें या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लॉग फंक्शन लगा दें या दोनों पे हम लॉग फंक्शन लगा सकते हैं. The logarithmic transformation is a simple and effective method to address heteroscedasticity, helping stabilize variance and improve the reliability of regression results. इससे जो भी वेरिएंस होता है वो स्टेबल हो जाता है और जो हमारे रिग्रेशन रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं और हमारे मॉडल की जो वैलिडिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. It is particularly useful when dealing with variables that have large range or exponential growth patterns. नेक्स्ट वी हैव इज मल्टीकोलिनियरिटी. ये भी एक assumption है जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर था. एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड. कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने लिए हैं और वो बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी. This gives redundant information which makes it difficult to determine each predictor's unique effect on the dependent variable, reducing their statistical significance and leading to unstable coefficient estimate. अगर दो जो हमने वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं अगर वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं तो जो भी हमारे जो यूनिक आंसर्स आएंगे ही नहीं और उनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट है वो भी हमें क्लियरली पता नहीं लगेगा. It can cause large variation in coefficient estimates with small changes in data, making the model less reliable. अब सही रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो हमारा मॉडल रिलायबल कैसे होगा. अब इसको मेजर कैसे करते हैं. वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर VIF, ये एक ऐसा मेजर होता है जिससे हम मल्टीकोलिनियरिटी मेजर करते हैं. अगर हमारा VIF वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोलिनियरिटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स.
कि इन दोनों के बीच में ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन जो भी हमारा जितना ज़्यादा हमारी मल्टीकोलिनैरिटी होती है वो गलत होता है, मतलब हमारे मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारा VIF दैट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में लिंक नहीं है, देयर इज नो मल्टीकोलिनैरिटी। अगर वो 1 से लेके 5 तक है इंक्लूडिंग 5, इसका मतलब देयर इज मॉडरेट मल्टीकोलिनैरिटी, इट इज एक्सेप्टेबल इन मोस्ट द केसेस। अगर वो 5 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है हाई मल्टीकोलिनैरिटी विच में डिसऑर्ड द मॉडल, इससे मॉडल में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा है दैट इज एक्सट्रीम मल्टीकोलिनैरिटी, इसके अंदर इसका मतलब है हमें करेक्टिव मेजर्स चाहिए उसको फिक्स करने के लिए। अब बात आती है कि हम अगर हमारी मल्टीकोलिनैरिटी ज़्यादा हो गई तो हम इसे रिड्यूस कैसे करेंगे। कोलिनैरिटी रिड्यूस करनी पड़ती है ताकि हमारा मॉडल स्टेबलाइज हो जाए और हमारी जो भी हमें वैल्यूज फिगर आउट करनी है वो हमारे सही रिजल्ट्स दे। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज रिमूव हाईली कोरिलेटेड प्रिडिक्टर्स। अगर हमने जैसे अगर हम 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो अगर हमने उसमें देख लिया कि भाई ए वाला और बी ये दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं, तो हम इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अब उन दोनों को रिमूव कर दो ताकि हमारा बचा हुआ जो मॉडल है वो खराब ना हो। इट मीन्स identify pairs of predictors. Predictors means independent variable with high correlation using a correlation matrix. Remove one of the correlated variables. अगर एक भी हटा दोगे तो दूसरा आपका वर्क कर जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड प्रिडिक्टर्स। Combine correlated variables in a single predictor using techniques like principal component analysis or by creating an index. अब आर के अंदर आप इजीली इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, जो भी आप देख रहे हो कि हाँ ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये हाईली लिंक्ड हैं, कोरिलेटेड हैं, तो उन दोनों को कंबाइन कर दो। थर्ड इज सेंटरिंग वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच प्रिडिक्टर टू क्रिएट मीन सेंटर्ड वेरिएबल्स। अगर कोई ज्यादा मल्टीकुलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उन सारे वेरिएबल्स के अंदर से मीन माइनस कर दो ताकि मीन सेंटर्ड वेरिएबल्स हो जाए और हमारा रिजल्ट सही है। फोर्थ इज इंक्रीज सैंपल साइज। Multicollinearity effects are less pronounced in larger data sets because coefficients stabilize with more observations. अगर ज़्यादा observations होंगी तो वो आपस में stabilize कर जाएंगे और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। Fifth is VIF, that is variance inflation factor. Compute the VIF for each predictor, remove or adjust variables with high values that is greater than 5 or greater than 10. भाई जिसका हमारा VIF से मेजर करो, जिसकी मल्टीकुलिनैरिटी 5 या 10 से ज्यादा आ रही है उसको हटा दो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम टेक्स्ट डेटा लाइक प्रोडक्ट रिव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो भी हमारे पास डेटा है टेक्सचुअल फॉर्म में, सोशल मीडिया पोस्ट में है, मेल में है, रिव्यूज में है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको एक ऐसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं। इट इज कॉमनली अप्लाइड इन टास्क सच एज सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस मतलब कि पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन कि क्या कीवर्ड यूज हो रहा है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज होती है, जो टेक्स्ट होता है हमारा वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब आप सोशल मीडिया में भी कितनी सारी चीजें हैं, मेल में भी कितनी सारी चीजें बहुत अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो इट फर्स्ट नीड्स टू बी क्लीन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म so that the statistical और machine learning techniques can be applied. जो भी हमारी AI टेक्निक्स होती हैं और मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं वो हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे नहीं लगा सकते हैं। तो पहले देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट ऑल दैट डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। नाउ देयर आर सम बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस। फर्स्ट इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट फॉर एनालिसिस प्रोसेस। इस फॉर एग्जांपल हम कन्वर्ट कर रहे हैं लेटर्स को अपर केस टू लोअर केस में, या हम स्टॉप वर्ड्स हटा रहे हैं, या वर्ड जैसे दी इज जैसे वर्ड्स हटा रहे हैं, पंचुएशन मार्क्स फिक्स कर रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स का फिगर आउट कर रहे हैं।
हमें बेसिकली टेक्स्ट ऐसा चाहिए जिसमें मिस्टेक्स ना हो, एरर वाली टर्म्स ना हो। जैसे अगर हमारे पास कोई एक एंट्री है जो 2 बार हो रखी है, तो एक एंट्री हमें रिमूव करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब होता है एक टेक्स्ट को छोटी छोटी टोकन्स में डिवाइड कर दो, या वर्ड्स में या फ्रेजेस के अंदर, ताकि उसको हम प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकें और हमारे लिए इजी हो जाए। थर्ड इज टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। It implies converting text in a form that is ready to be analyzed, for instance, as a frequency count of words और bag of words representation. इसका बेसिकली मतलब होता है कि हम एक टेक्स्ट को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि इजीली एनालाइज की जा सके। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हम अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकें। Now talking about what is the significance or importance of textual analysis. टेक्सचुअल एनालिसिस एक डे बाय डे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं कस्टमर्स की, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें डेटा मिलता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेंटिमेंट। It helps to analyze emotions and opinions from reviews, feedbacks, etc. Businesses can adjust product, service and marketing based on what customer feel. अब अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, उसके ऊपर एक कस्टमर ने अपना फीडबैक दिया है, तो वो फीडबैक एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि अगर कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो उसने कोई नेगेटिव अगर कमेंट छोड़ा है तो हम उसको अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हैं ताकि हमारी मार्केट में हम स्टे कर सकें। सेकेंड इज मार्केट रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस। It helps to identify trends and customer needs through social media, news, and reviews. It also helps in support better product development and strategic planning. अब जैसे जैसे आप जितना डेटा एनालाइज करोगे, आप फिगर आउट करोगे क्या हमारे गैप्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, कौन सी हमारी ऐसी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है जिसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए ताकि हम और कस्टमर गेन कर सकें। थर्ड इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सर्विस। Finds common complaints, feedbacks in email or support chats, enable faster replies and personalized support. ये वही पॉइंट है जो हमने ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, वही एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ इज ब्रांड मॉनिटरिंग। इट ट्रैक्स व्हाट पीपल से अबाउट अ ब्रांड ऑनलाइन टू हेल्प प्रोटेक्ट एंड मैनेज ब्रांड रेपुटेशन। इन टूडेज वर्ल्ड आपकी ब्रांड की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, सोशल मीडिया हैंडल पे लोग उस पर कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, कि क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट को लेके, एक कंपनी को वो सब भी मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप वो मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो अदर कंपनीज, अदर कॉम्पिटिटर्स, दे में ट्राई कि आपकी ब्रांड की इमेज खराब हो जाए। तो इस टेक्सचुअल एनालिसिस से हम ये काम भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। It analyzes competitors' feedback and public presence to identify strengths and weaknesses. आप सामने वाले का भी देख सकते हो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और आप फिगर आउट कर सकते हो कि हमारी उनके ऊपर क्या स्ट्रेंथ्स हैं या हम कहाँ वीक हैं उनके कंपैरिजन में, और हम अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने ऊपर बोला, डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट तो ऐसा है कि आप कहीं भी एग्जाम में अटको, सिग्निफिकेंस फीचर्स में आप बेटर डिसीजन मेकिंग लिखाओ बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। It converts large volume of text into clear, actionable insights to support smaller decisions in marketing, operations, and customer engagement. Now, talking about what are the applications of textual analysis. Textual analysis का main aim होता है transform raw data into structured information that can inform decisions, improve processes, and generate actionable outcomes. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इसके एप्लीकेशंस में क्या आएगा? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट लाइक नेम, डेट्स, एंटिटीज फ्रॉम लार्ज टेक्स्ट वॉल्यूम्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। सेकेंड इज सेंटिमेंट एनालिसिस। Classify emotional tone behind a text, that it is whether neutral, positive, negative, to understand customers response, social media reactions, etc. कि जो भी हमारा फीडबैक दिया है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, कि कस्टमर बस ओके ओके है आपका प्रोडक्ट है, या वो कंप्लेन कर रहा है, या ही और शी इज हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट। थर्ड इज टॉपिक मॉडलिंग। It discovers hidden themes or topics in large text datasets using models like LDA.
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी टेक्स्ट, जो हमारे पास डेटा होता है उसके अंदर हिडन होती हैं। तो टेक्सचुअल एनालिसिस से हम हिडन थिंग्स भी फिगर आउट करते हैं। फोर्थ इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। Categorize text into predefined groups or classes. For example, news types, feedback categories. अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। अब उस डेटा को मुझे अच्छे से एनालाइज करने के लिए उसको कुछ कैटेगरीज में ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कैटेगरी बना दी फीडबैक कैटेगरी, जिसके अंदर मैं सारे फीडबैक डाल रही हूँ। एक मैंने बना दी कि न्यू प्रोडक्ट टाइप या न्यूज़ टाइप की, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ऐसे बेसिकली जो हमने ऊपर भी पढ़ा था टोकनाइजेशन, दैट इज डिवाइडिंग द, हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है उसको कुछ सेगमेंट्स में और कुछ फ्रेजेस में, दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसमें आए फिर फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यूज इनसाइट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजंस दैट एनहेंस बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। सिक्स्थ इज स्पैम डिटेक्शन, क्लासीफाई मैसेजेस एज स्पैम और नॉट स्पैम। अब जो ईमेल्स के अंदर कुछ बहुत सारे डेटा आता है, कुछ स्पैम होता है, कुछ हमारा सही डेटा होता है, तो उसको भी हमारा क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन टेक्सचुअल एनालिसिस में कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट इज, सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। टेक्स्ट डजंट फॉलो अ फिक्स्ड स्कीम, मेकिंग इट हार्ड टू प्रोसेस। अब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करना इज अ टास्क। सेकंड इज नॉइज इन टेक्स्ट। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, एब्रीवेशंस हो सकती हैं, कि लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। इमोजीज हो सकते हैं। अब इमोजीज को हमें इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है, और कुछ लोग एक इमोजी कुछ पर्टिकुलर सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। हो सकता है दूसरे लोग उस इमोजी का कोई और मतलब लेते हैं। एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज लैंग्वेज एम्बिग्विटी। अब देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अगर अब कस्टमर में भी या फिर कोई भी हमारा पर्सन ही एक वर्ड को किसी एक मीनिंग के लिए यूज किया है, लेकिन हम उसको हो सकता है उसका दूसरा मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं। फोर्थ इज स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। सोशल मीडिया पे अब बहुत ज़्यादा स्लैंग्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज में लोग बात करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से इट्स somewhere hard for the models to interpret what they are trying to say. Fifth is context dependence. Meaning can be changed based on surrounding words or sentences. It is somewhere, sometimes it's difficult to interpret what the person is trying to say. हम हो सकता है उसने जो सेंटेंस लिखा है उसका कोई और ही मीनिंग डिराइव कर ले, बट उसने लिखा कुछ और हो। टेक्सचुअल एनालिसिस में भी ये भी एक इशू है। सिक्स्थ इज मल्टीलिंगुअल एंड मिक्स्ड लैंग्वेज टेक्स्ट। अब जो हमारा टेक्स्ट होता है वो मिक्स्ड लैंग्वेजेस में लिखा होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है टेक्सचुअल एनालिसिस में, जो कि डेटा एनालाइज करने के लिए। ये कुछ challenges थे। Now moving forward to what are the key steps in textual analysis using R. First is text collection. Gathering text data from sources such as CSV files, websites और manually entered documents. सबसे पहले हमें स्टेप होता है हमारा टेक्स्ट कलेक्शन। सेकेंड स्टेप इज टेक्स्ट क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, converting it to lowercase, removing punctuation and stop words, tokenization. थर्ड इज डॉक्यूमेंट टर्म मेट्रिक्स। अब जो क्लीन डेटा होता है वो कन्वर्ट किया जाता है मेट्रिक्स फॉर्मेट में, जहाँ पे रोज आर डॉक्यूमेंट्स और कॉलम्स आर टर्म्स। इसके अंदर जो भी क्वांटिफाइंग हेल्प होती, इट हेल्प्स इन क्वांटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ईच टर्म। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से, सीएसवी फाइल्स हैं, वेबसाइट से किया, मैन्युअली कलेक्ट किया। सेकंड हमने क्या किया, टेक्स्ट क्लीन किया और प्री प्रोसेस किया, कि पंचुएशन हटा दी, टोकनाइजेशन कर दिया, लोअर केस में सब कन्वर्ट कर दिया। थर्ड इज डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने क्या किया, जो क्लीन डेटा है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर। उसके अंदर जो रोज होंगे वहां पे आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स, और जो कॉलम्स होंगे वहां पे आएंगे टर्म्स। फोर्थ पॉइंट इज विजुअलाइजेशन, word clouds to show most frequent words, bar plots for top terms, sentiment plots using polarity scores. अब जो वर्ड क्लाउड होता है वो शो करता है हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड्स, जिससे मोड हमें शो करता है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आकर किया है।
वर्ड क्लाउड से हमें शो होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड क्या है। फिर हम विजुअलाइजेशन के अंदर बार प्लॉट्स यूज कर सकते हैं कि बार प्लॉट से बेसिकली हम कैटेगरीज मेक करते हैं, तो उसके अंदर टॉप टर्म्स कौन से हैं उसको फिगर आउट कर सकते हैं, या हम सेंटिमेंट प्लॉट्स यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर चीज पे कैसा रिव्यू आ रहा है। फिफ्थ इज सेंटिमेंट एनालिसिस, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। आर पैकेजेस such as tidy text are used to classify emotions and polarity, that is positive or negative, in text using built-in lexicons. एग्जाम्पल बिंग है, एनआरसी है। तो इसके अंदर बेसिकली आप डेटा कलेक्ट करोगे पहले, फिर डेटा को क्लीन करोगे, उसके बाद आप उसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में अंदर शो करोगे। उसके बाद आप उस पर विजुअलाइजेशन लगाओगे, बार प्लॉट्स लगाओगे, अपना स्कैटर प्लॉट्स लगाओगे, मोस्ट रिपीटेड वर्ड चेक करोगे। उसके बाद आप उसका करोगे सेंटिमेंटल एनालिसिस कि वो कौन से इमोशंस को डिपेक्ट कर रहा है। अब इन्हीं सबको करने के लिए आर के पैकेजेस, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमारे टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर यूज होते हैं। आपने इनमें मेजरली ये सब आपने इसके प्रैक्टिकल के टाइम पढ़ा ही होगा। तो एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज टीएम, टेक्स्ट माइनिंग पैकेज। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैकेज है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए और टेक्स्ट माइनिंग के लिए आर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो भी हमारे काम करना होता है कि पंचुएशन हटाना है, नंबर्स हटाने हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को, तो वो हम टेक्स्ट माइनिंग पैकेज के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड इज टाइडी टेक्स्ट पैकेज। It integrates text mining with tidyverse principle, allowing for easier manipulation of text data using tidy data structures. इसके अंदर यूजफुल बेसिकली होता है ये सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, वर्ड फ्रीक्वेंसीज के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए। थर्ड इज BPLYR package. It provides powerful tools for manipulating data, for example, filtering, grouping, summarizing. ये वाले सारे पैकेजेस के मेक श्योर आपको नाम याद हो, जहाँ पे भी टेक्स्ट एनालिसिस आए अगर हम आर के पैकेजेस लिख देंगे तो एक एग्जामिनर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि बच्चे को आर के पैकेजेस के बारे में भी पता है। फोर्थ इज वर्ड क्लाउड पैकेज। इसके अंदर हमने इसके पहले भी पढ़ा है, तो इसके अंदर हमें डिस्प्ले होता है जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड होता है टेक्स्ट के अंदर, वो हमारे इससे डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट इज SciZet package. It performs sentiment analysis by extracting emotions and sentiment scores from the text. वही कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज ggplot2। ggplot2 तो प्रैक्टिकल में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कि ग्राफिक्स के लिए, बार चार्ट्स बनाने के लिए, हिस्टोग्राम्स बनाने के लिए। इट इज़ बेसिकली अ पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन पैकेज फॉर क्रिएटिंग एलिगेंट एंड कस्टमाइजेबल ग्राफिक्स। Now moving to methods and techniques of textual analysis. इसके तीन मेथड्स होते हैं, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट माइनिंग. टेक्स्ट माइनिंग गिव्स द फंडामेंटल टूल्स फॉर क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फ्रॉम द रॉ टेक्स्ट. टेक्स्ट माइनिंग के अंदर आप बेसिकली जो भी आपका डेटा है उसको क्लीन करोगे और उसके अंदर से रॉ टेक्स्ट निकालोगे। सेकेंड इज कैटेगराइजेशन. इसके अंदर आप क्लासिफाई कर सकते हो टेक्स्ट को प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर, जैसे मैंने अगर एक बना दी, एक स्पैम फोल्डर है, एक नॉन स्पैम है, एक में फीडबैक है, ऐसा। थर्ड इज सेंटिमेंट एनालिसिस. ये तो हम इतनी बार अब ऊपर से पढ़ लिया है कि हमें इससे इमोशनल टोन पता लगेगा जो भी हमारे टेक्स्ट का है. Together, these methods unlock valuable insights from large volumes of unstructured text data, making it more useful for a business, research, and decision-making purposes. तो एक बार इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. टेक्स्ट माइनिंग. टेक्स्ट माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा. It helps to uncover patterns, relationships in large text collections like books, reviews, articles, or social media. इसका बेसिकली मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट. और इसके अंदर हमने ऊपर जो पढ़ा था, ये इसके अंदर हमें क्लीनिंग भी होती है टेक्स्ट माइनिंग के अंदर. अब आते हैं टेक्स्ट माइनिंग के स्टेप्स क्या हैं. फर्स्ट इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, दैट इज क्लीनिंग द टेक्स्ट, नॉर्मलाइजिंग, पंचुएशन हटा दो, स्टॉप वर्ड्स हटा दो, नंबर्स रिमूव कर दो, स्पेशल कैरेक्टर्स हटा दो. सेकेंड इज टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस. एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, इसमें जो भी अलग अलग चीज के स्टेप्स हैं, बेसिकली वो स्टेप्स सेम ही लाइन फॉलो कर रहे हैं कि पहले टेक्स्ट को क्लीन कर दो, फिर उसकी कैटेगरी बना दो, फिर उसका जो कॉमन वर्ड है वो निकाल दो, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन या विजुअलाइजेशन ड्रॉ कर लो. थर्ड इज वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस.
जो इसके अंदर जिसके लिए हम वर्ड क्लाउड पैकेज यूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग मोस्ट कॉमन वर्ड्स। थर्ड इज एडवांस मेथड्स लाइक टॉपिक मॉडलिंग एंड क्लस्टरिंग टू ग्रुप एंड अंडरस्टैंड कंटेंट बेटर। हम बेसिकली ग्रुप कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, क्लस्टर कर रहे हो डेटा को, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। It is used to draw insights and understand deeper meaning from the text data. For example, what customers complain commonly about. इसके लिए आर के पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं सच एस टी एम एंड टाइडी टेक्स्ट दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग ईजियर। ये हमने आर पैकेजेस जो अभी ऊपर पढ़ा, आर पैकेजेस फॉर टेक्सचुअल एनालिसिस, उसके अंदर भी इन दोनों लाइब्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा था। सब आपस में लिंक्ड है। सेकेंड इज कैटेगराइजेशन। It refers to the process of assigning text into predefined categories or labels based on the content. This method is applied in many applications including email filtering, जो मैंने बताया spam versus non spam, document classification कि जो document है वो business related है, tech related है, sports related है, sentiment analysis कि जो हमारा sentiment है वो positive है, negative है, neutral है। Techniques of categorization involved supervised learning models including naive Bayes, support vector machines and logistic regression. इसके अंदर इन सब लर्निंग मॉडल्स का हम यूज करते हैं। सच मॉडल रिक्वायर लेबल ट्रेनिंग डेटा टू लर्न हाउ टू क्लासिफाई न्यू अनसीन डेटा। लेकिन आपको इन सब मॉडल्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि हम ये मॉडल्स जो नया और अनसीन डेटा है उसको इजीली क्लासिफाई कर सकें। The model can predict the category of a new document based on the patterns learned from the training set once trained. आप एक बार ट्रेन कर दोगे तो ये मॉडल्स जो भी हमारा न्यू डेटा आप दोगे उसके अंदर ये आसानी से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। In R, one can do text categorization by creating a document term matrix, that is DTM, and using classification models such as naive Bayes. तो ये हमने डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स ऊपर भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम रो के अंदर डॉक्यूमेंट को डाल देते हैं और कॉलम के अंदर टर्म को डाल देते हैं। अब इसका जो लास्ट मेथड है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। Sentiment analysis is the process of determining the emotional tone or the sentiment behind a piece of text. This aims to classify text as expressing a positive, negative or a neutral sentiment. जो भी हमारा पर्सन है वो कैसा टोन है उसकी एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी चीज़ वो लिख रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट रिव्यूज, social media posts and other forms of text to measure public opinion or sentiment about a particular topic. अब जो सेंटिमेंट एनालिसिस है इसकी भी टू मेन अप्रोचेज हैं। फर्स्ट इज लेक्सिकन बेस्ड अप्रोच। इसके अंदर प्री डिफाइंड डिक्शनरीज होती हैं वर्ड्स की, जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सेंटिमेंट्स ऑलरेडी मॉडल को पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं हैप्पी देखेगा तो उसे पता है हैप्पी पॉजिटिव वर्ड होता है, एंग्री देखेगा तो उसे पता है एंग्री इज अ नेगेटिव वर्ड। The text is scanned for these words and overall sentiment is calculated. अब जो इसमें सेकंड है that is machine learning based approaches. This involves training the model on labeled text data where the sentiment is known in advance and then applies that model to classify new text. इसके अंदर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं उस पर्पस के लिए। इसके लिए टेक्निक्स हम यूज करते हैं नाइव बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड डीप लर्निंग कैन बी अप्लाइड हियर। आर के अंदर भी हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम ऊपर भी ये सब पढ़ चुके हैं, टाइडी टेक्स्ट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, टू परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस। इसी के साथ यूनिट 5 कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 5 के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है और इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट आप एक बार पढ़ोगे तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। एक बार आप ऊपर ऊपर के बस हेडिंग्स भी याद कर लोगे तो आप इजीली उसके अंदर कुछ भी लिख पाओगे। So please don't forget to subscribe my channel and like my videos, and please stay tuned for the upcoming videos of business analytics and other DU Sequic subjects and BRM as well. Thank you.